हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, आज आपके सब ग्रुप का लेक्चर नंबर 8। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो कोसेट होते हैं वो कैसे बनते हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वालिटीज होती है। तो ये बच्चों, आज उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम समझते हैं। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 2.15, थ्योरम नंबर 2.15। आराम से बच्चों, आपको एक बात समझनी है, थ्योरम की बेसिकली मीनिंग को समझना है। ठीक है, और वो थ्योरम आपको तब समझ आएगी जब आपको वो सारी प्रोसेस जो पहले बताई गई है वो सारी माइंड में आपके फीड हो। ठीक है, तो ये सोल्व करते हैं। थ्योरम है कि यदि H किसी ग्रुप G का एक सब ग्रुप हो, तो मतलब आपको दिया हुआ क्या क्या है, G कोई ग्रुप है और H G का, ठीक है, सब ग्रुप है। आगे ये दे दिया गया, तो H के सभी वाम या दक्षिण यानी लेफ्ट या राइट सहसमुच्चों के संघ के बराबर होता है। यानी जो आपका G होगा, हमें प्रूव क्या करना है, जो G होगा वो इक्वल होगा यूनियन ऑफ किसके, इसके सभी लेफ्ट या राइट कोसेट के एक के, क्योंकि बच्चों दोनों के लिए प्रोसेस एक जैसी होगी। ठीक है, तो हम लेफ्ट के लिए सिद्ध करते हैं कि यदि A बिलोंग G हो तो यूनियन H जो है वो G के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन ठीक है, अब जो इस थ्योरम से रिलेटेड समझने के लिए आप कुछ बातें जो होती है, जो फिक्स होती है, वो हर जगह यूज होती है, वो आप सुनिए एक बार। भाई सबसे पहले एक बात, तो भाई G एक सेट ही है या नहीं है, चाहे कोई भी तरीके का हो, उसके एलिमेंट किसी तरीके को है तो एक सेट, और जो H है वो भी सेट है, तो अलग अलग सेट का यूनियन भी तो क्या होगा, एक सेट होगा। तो जो एक रूल होता है, चाहे आप फिक्स मान के चल लो कि जब आपको दो सेट इक्वल प्रूव करने हो ए और बी, तो आपको दो केस बनाने होंगे। एक तो ये बनाना पड़ता है लगभग केस में, लगभग क्वेश्चन में हम यही काम करते हैं, 99% केस में हम यही करते हैं, कि ए और बी को यदि इक्वल प्रूव करना हो तो हम ये दिखा देंगे कि ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट। ठीक है, ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट है। ठीक है, तो ये सोल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रूफ इसका आराम से समझना बच्चों। ए यदि जी से बिलोंग कर रहा है, यदि आप ए को लेते हो वो जी से बिलोंग कर रहा है, तो जो AH होगा, जो आपका AH होगा वो क्या होगा, उससे भी A बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, हाँ या ना। सिर्फ इतना सोच के तो मुझे जवाब दो कि जो बच्चों आपका AH है वो भी उससे बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, करेगा। सॉरी, AH से भी तो बिलोंग करेगा ना। तो इस तरीके से बच्चों, यदि मैं अलग अलग, खुद सोचो एक बार, यदि मैं अलग अलग ए को वैल्यू को लेता जाऊं, अलग अलग ए की वैल्यू को लेता जाऊं, तो जो एच है उनका यूनियन होगा, वो सारे उसके अंदर नहीं आ जाएंगे क्या। जैसे एग्जाम्पल को समझो कि यदि बी बिलोंग जी हो तो बी एच से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब ये बिलोंग क्यों करेगा, क्योंकि आपको यदि याद हो एच सब ग्रुप है या नहीं, और एच उसी संक्रिया के लिए ग्रुप होता है जिसके लिए जी ग्रुप है, ये भी बात है, ये सही है। और तो ग्रुप है तो उसके अंदर तत्समक अवयव होगा या नहीं होगा, होगा। हमने ये प्रूव किया जो जी के अंदर तत्समक है वही एक है, तत्समक है, तो जब ए की संक्रिया में ई के साथ लगाऊंगा तो ए तो बनेगा। तो इस तरीके से बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर ऑल ए बिलोंग जी, ए बिलोंग फ्रॉम यूनियन ऑफ एच। अब आपको सर यूनियन क्यों लगाया, क्योंकि एच का मतलब केवल एक सेट है, बी को लिया बी एच एक नया को सेट बना, इसलिए जी के अंदर अगर मान लो सी है तो सी की एक नया कोसेट बनेगा। तो इस तरीके से जितने भी कोसेट बनेंगी उन सब का जो यूनियन होगा उसके अंदर क्या जी के सारे सेट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। मैंने यहाँ पर फॉर ऑल नहीं लगाया पहले,
क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ एक एलिमेंट को दर्शा रहा था। यानी इस तरीके से आप खुद सोचो, मैं जी के प्रत्येक एलिमेंट को अलग अलग कोसेट के अंदर दर्शा सकता हूँ, यानी लेफ्ट राइट के अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, बात एक ही है, यहाँ पे राइट के अंदर भी आ जाएगा। आप यहाँ पे ए भी लिख दो, बी बिलोंग टू एच बी, ए बिलोंग टू एच ए, बात एक ही है। क्यों? ए ई इक्वल ई ए इक्वल ए होता है, जो तत्समक की डेफिनेशन है। ठीक है, तो बात समझ आ गई बच्चों। एक अवयव एक कोसेट के अंदर आया, तो इस तरीके से यदि मान लो जी के अंदर 50 अवयव है तो कितने कोसेट हो जाएंगे? 50 या कम होंगे, 50 कोसेट नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि जी के वो अवयव जो एच के अंदर है उनके लिए नया कोसेट नहीं माना जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि यदि ए बिलोंग एच भी हो तो जो एच जो नया कोसेट बना रहा है वो एच के ही इक्वल होगा। तो लेकिन इस तरीके से बच्चों आप खुद सोचो, मैं एक एक अवयव को जी के एच के अलग अलग कोसेट के अंदर दर्शा सकता हूँ या नहीं दर्शा सकता हूँ? तो आपका जवाब होगा कि मैं दर्शा सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो अगर उन सब कोसेट का यूनियन कर दिया जाए तो एक तरीके से ये नहीं हो गया कि जी के सारे एलिमेंट उनके यूनियन के कोसेट में आ गए, बोला जा सकता है ना भाई सारे एलिमेंट उसके यूनियन कोसेट में आ जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि G इज सबसेट ऑफ, यूनियन लगाना पड़ेगा बच्चों, सीधा H नहीं लिखना यहाँ पे। ठीक है, A बिलोंग G A H, ये आ गई समीकरण नंबर 1। यानी मैंने क्या दिखा दिया कि इसका जो G है वो इसका सबसेट है। अब मैं यदि ये दिखा दूँ ये भी इसका सबसेट है तो बताइए बच्चों प्रूव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब मैं यदि ये दिखा दूँ कि जो ये वैल्यू है वो इसका सबसेट है तो बताइए प्रूव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो बस यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए अब आप एक बात, तो भैया आपको बताया था कि H है वो G का सबसेट है ना, और A यदि G से बिलोंग कर रहा है तो जो AH है वो G का क्या होगा? सबसेट। इस तरीके से यदि B बिलोंग G हो, यानी इस तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ? फॉर ऑल A बिलोंग G AH इज सबसेट ऑफ G। यानी यदि मैं A की अलग अलग वैल्यू लेता जाता हूँ तो वो जितने भी इसके सबसेट बनेंगे वो होंगे, जितने भी सेट बनेंगे वो होंगे तो सारे G के ही सबसेट हैं, कोई नए थोड़ी ना हो जाएंगे। और बच्चों आप खुद जानते हो यदि किसी सेट के 2 सबसेट हों उनका आप यूनियन करो, यदि किसी सेट के 2 सबसेट हो आप उनका यूनियन करोगे तो वो रहेंगे क्या? उसी सेट के ही सबसेट रहेंगे ना। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? देन फॉर यूनियन ऑफ फॉर ऑल A बिलोंग G AH इज आल्सो सबसेट ऑफ G, इक्वेशन नंबर 2। तो आपका जवाब होगा फ्रॉम 1 and 2 आप क्या लिखोगे? G इज इक्वल टू यूनियन A बिलोंग G AH। थ्योरम बच्चों कंप्लीट है, एक बार नजर डाल लीजिए, कोई दिक्कत है बताइए। समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बच्चों आइए नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। ध्यान रखना बढ़िया थ्योरम है, एग्जाम में ज़्यादा तो नंबरों के लिए नहीं, हाँ लेकिन 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन के तौर पे ही आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों आगे नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 2.16। क्या दिया गया आपको?
कि यदि H किसी ग्रुप G का एक सब ग्रुप हो तो किन्हीं ए बी बिलोंग G के लिए आपको ये क्या सिद्ध करना है? AH इज सिमिलर विद BH तथा HA सिमिलर विद HB, ये बताना है। और फिर बताना है AH सिमिलर टू HE। बच्चे जो सिमिलरिटी का साइन है वो क्या बताता है? जो देखो सबसे पहले ये सिमिलरिटी का साइन, एक बात तो ये दिमाग में बैठा लिया कि सिमिलरिटी का साइन आपके जो आगे की सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। जो सिमिलरिटी का साइन है ना वो बच्चों आपके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। लेकिन अब बात है यहाँ भी इसका क्या मतलब है? सिमिलरिटी मतलब बच्चों उसके कुछ प्रॉपर्टीज वैसी होनी चाहिए ना। तो सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है? जब भी ऐसा आता है कि सिमिलरिटी तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के अंदर एक फलन मानना पड़ेगा, फंक्शन, ठीक है। और आपको ये बताना होगा कि वो एक की आच्छादक होगा, यानी 1 1 1 2 है। यदि ऐसा है तो आप इस रूल को ये बोल सकते हो भी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो बनाने, एक की आच्छादक इस एक फलन लेना है जो सिद्ध करना है कि इन पे एक की आच्छादक होगा। तो ये बच्चों सिद्ध करते हैं, दोनों की प्रोसेस इनकी एक जैसी रहेगी, इसलिए ये कर रहे हैं, ठीक है, प्रूफ। तो बच्चों मैंने कोई फलन मान लिया AH से BH में, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ AH इक्वल टू क्या रिजल्ट देगा आपको? BH, कुछ ऐसा, ठीक है। इन जो f ऑफ AH है बच्चों आपको वो क्या रिजल्ट देगा? BH। हमें सिद्ध क्या करना है कि ये एक की आच्छादक है। एक की आच्छादक के लिए मैंने मान लिया कि यदि H1, H2 यदि H के दो एलिमेंट हो तो मैंने मान लिया f ऑफ AH1 इक्वल टू AH2। ये क्या आएगा? ये हो जाएगा BH1 इक्वल टू BH2। चूंकि G एक ग्रुप है, चूंकि बच्चों G आपका एक ग्रुप है और B G का एलिमेंट है तो B इनवर्स भी किसके अंदर होगा? G के अंदर होगा। तो क्या हो जाएगा? बहुत साइड यदि मैं B इनवर्स लगा देता हूं, सही है, तो ये कैंसिल होकर H1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? H2 आ जाएगा। और दोनों तरफ यदि A लगा दूं तो AH1 इक्वल टू AH2। इसका मतलब जो आपका F है वो क्या हो गया बच्चों? 1 1 हुआ या नहीं हुआ? आपका जो F है वो क्या हो गया? आपका 1 1। क्लियर हुई इतनी बात? इतनी बात समझ आ गई होगी कि भी हमें क्या करना था, ये सिमिलर बताना। सिमिलर का मतलब आपको ये सिद्ध करना था कि एक फंक्शन होगा जो इससे दोनों के परिभाषित होगा और जो एक की आच्छादक होगा। यदि ऐसा होता है तो बच्चों हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस रूल को लगाने के लिए हमने क्या किया, एक फंक्शन मान लिया, उसको हमने एक सिद्ध कर दिया। अब आच्छादक सिद्ध करना है तो आच्छादक बड़ी बात नहीं है बच्चों। देखो फॉर ऑल BH, ठीक है, फॉर ऑल BH बिलोंग टू, इसके लिए B बिलोंग G एंड H बिलोंग H, होगा या नहीं होगा? अब यदि A बिलोंग भी G है तो एक बात तो AH बिलोंग टू AH होगा या नहीं होगा? होगा। इसका मतलब ये नहीं हो गया क्या कि यदि BH बिलोंग इसके संगत, यानी प्रत्येक BH बिलोंग टू स्मॉल h है कि संगत AH होगा कि यदि BH का अस्तित्व है तो AH का भी अस्तित्व होगा। और बच्चों यदि ऐसा है तो हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि जो दिया गया फलन है वो क्या है आपका? आच्छादक है। जो बच्चों आपका दिया गया फलन है वो क्या है? आच्छादक है। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है तो बता सकते हो, तो बताइए बच्चों। फर्स्ट पार्ट समझ आ गया। इसी पार्ट तरीके से बच्चों आप इसका सेकंड पार्ट भी, ये जो है ना HA इक्वल HB करोगे, थोड़ा सा रिलेशन चेंज हो जाएगा तरीका लिखने का। क्लियरिटी आई है नहीं है? आगे बढ़ते हैं।
इसके बी पार्ट के। क्लियर हो गया होगा बच्चों। एक एक के साधक, एक एक का कंसेप्ट आपका पढ़ा हुआ है ना कि यदि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो तो एक्स इक्वल टू वाई प्रूव कर दो, तो एक एक ही हो जाएगा। और वाई इक्वल टू एफ एक्स है तो वाई के कोरिस्पॉन्डिंग एक्स भी एग्जिस्ट यदि करता हो तो वो साधक हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट देखो अभी इसका। इसका बच्चों जो बी पार्ट है हमें ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक फलन मानना होगा ये से एच ए पर। ठीक है, और क्या बन जाएगा, फलन इक्वल टू यानी ए एच इक्वल टू एच ई, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, फलन बच्चों क्या बनेगा, एच इक्वल टू एच ए के जैसा कुछ बनेगा। ओके, तो अब मान लिया मैंने h1 कोमा h2 दो, h में तो मैं क्या लिखूँगा, एफ ऑफ ए एच वन इक्वल टू ए एच टू। ये क्या होगा, h1 ए इक्वल टू h2 ए से गया निरसन नियम से तो h1 इक्वल टू h2 आ गया। h1 इक्वल टू h2 आया तो AH1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AH2, यानी ये 1 1 हो गया, यानी एक एक ही हो गया। बात समझ आई है नहीं ये बच्चों, कोई डाउट है? तो एक एक वाला कंसेप्ट तो समझ आ गया होगा। अब बारी किसकी रहेगी, अब बारी साधक की रही है तो देखिए वो भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आप ये देखो कि यदि एच ए बिलोंग एच ए है तो इसके संगत एच बिलोंग एच और ए बिलोंग जी पक्का एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, पक्का करेगा। तो फिर ए एच भी बिलोंग ऐसा होगा, तो यानी यदि एच ए बिलोंग इसे है तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये भी तो इससे बिलोंग करेगा, यानी ये क्या हो गया, ऑन टू। इसका मतलब ये जो रिलेशन है बच्चों वो आपका एक एक की साधक है, यानी एक एक रिलेशन बना रहा है। इसकी वजह से मैं ये आसानी से बोल सकता हूँ कि ये इसके सिमिलर होगा। क्लियर है बच्चों, बात समझ आ गई होगी। तो अब बच्चों जो नेक्स्ट थ्योरम आती है वो आपकी लैग्रेंज थ्योरम है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम मानी जाती है। क्यों बच्चों, ये लगभग आती है एग्जाम में और ये आएगी तो कंप्लीट 12 नंबर की ही आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये लैग्रेंज थ्योरम है ना। क्यों बच्चों देखो आपके एग्जाम के लिए वो थ्योरम भी आपको कैसे पता कैसे चले भी कौन सी थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पेपर के लिहाज से नंबर 1 वो थ्योरम मैं उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ जो किसी भी डेफिनेशन को समझने में हमारी सहायता कर दी या किसी को परिभाषित कर दी। जैसे हमने स्टार्टिंग में 2.2 2.3 की तो वो किसे परिभाषित करी, वो सब ग्रुप को कम्प्लीटली डिफाइन कर रही थी। यानी अब क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यूज हमने किसका किया कि जहाँ सब ग्रुप का यूज जिक्र आया हमने ये दिखाया कि जो ए बी इनवर्स होगा वो एच से बिलोंग करेगा, ए बिलोंग एच बी बिलोंग एच तो ए बी इनवर्स। इस वजह से वो इंपॉर्टेंट है कि उसका यूज देखो ना आप कितनी ज़्यादा जगह। या जो विद नेम है वो दो तरीके की थ्योरम बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जिनसे या तो आगे के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सोल्व हो रहे हो यानी उनका जगह जगह यूज हो वो थ्योरम, या जो बाय नेम थ्योरम है जिन जो नाम से है, जैसे ये लैग्रेंज थ्योरम है तो वो थ्योरम आपके एग्जाम के लिहाज से बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लैग्रेंज थ्योरम पे मैं चाहता हूँ एक स्पेशल एक लेक्चर बढ़िया तरीके से सिर्फ लैग्रेंज थ्योरम पे ही लगाएं और उससे रिलेटेड जानकारी पे लगाएं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इस लेक्चर को मैं आज सिर्फ इतने पे 2 थ्योरम से ही समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर मैं चाहता हूँ बढ़िया तरीके से लैग्रेंज थ्योरम को समझा जाए, क्योंकि मिक्स हो जाएगा, थोड़ा टाइम भी कम रहेगा हमारे पास, सो ढंग से नहीं करवा पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, लैग्रेंज थ्योरम सोल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।